मुझे भी टेंशन आ गया था, लिखूंगा कौन पढ़ेगा। चाणक्य कोई ऐसा कोई पहला कोई व्यक्ति नहीं है जिसके ऊपर किसी ने लिखा नहीं है। 4.5 साल लगे। अब मैं एक किताब 1 महीने में लिख सकता हूँ। क्या बात है। क्रिकेट पहली बार आप बैट पकड़ो तो कुछ नहीं है, कोच लगता है, वो लगता है, बट एक बार आपके बल्ला एकदम आ गया तो यू कैन प्ले इन एनी फॉर्मेट। टेस्ट क्रिकेट, T20, वनडे। तो कहना मतलब क्या है, शुरुआत वाला प्रॉब्लम है, स्टार्टिंग प्रॉब्लम है जो सबको होता है, बट वंस यू आर इन द फ्लो देन गॉड्स टेक ओवर द राइटिंग पार्ट ऑफ इट। सो ब्यूटीफुल। देखो, अगर आपके पास स्पिरिचुअल बेस नहीं होगा तो आपको घर में और बाहर जो काम में जो ऊर्जा लगती है, एनर्जी, वो भी नहीं मिलेगा। तो आप देखो जितने भी लोग स्पिरिचुअल बेस के साथ काम करते हैं, दे कैन डू मोर। ट्रू। फिर वो कौन से भी फील्ड के हो, भले गवर्नमेंट में एक ऑफिसर हो या पॉलिटिशियन हो। तो आप देखोगे स्वामी विवेकानंद, करेक्ट, मेरे रोल मॉडल है। हम भारतीयों के लिए तो बहुत बड़ा आदर्श भी है। उन्होंने टाटा को इंस्पायर किया टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी शुरू करने के लिए। अच्छा। तो बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि अगर आप कोई भी टाटा कंपनी में जाओ, उनका हिस्ट्री पढ़ो, वो सेम शिप में जो स्वामी विवेकानंद अमेरिका जा रहे थे, उसमें जमशेदजी टाटा भी जा रहे थे। हाय नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भूपेंद्र सिंह राठौर और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कोच BSR पे। और आज तो मैं आप सभी के सामने इंट्रोड्यूस करते हुए पूरी तरह से थ्रिल्ड हूं उस शख्सियत को जिन्होंने बहुत पढ़ाई की है, बहुत रिसर्च की है और बहुत वैल्यू ऐड की है हमारे देश में और देश के टॉप लीडरशिप में। दोस्तों, इंटरव्यू शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। हाउ मेनी ऑफ यू रियली वॉन्ट टू लीड द कंट्री? आप में से कितने लोग सच में कंट्री में नंबर 1 बनना चाहते हैं अपने अपने फील्ड में? आई नो कोई भी फील्ड हो सकता है। आप कहेंगे यस सर, मुझे बनना है। दोस्तों, आपने एक गुरुदेव का नाम सुना होगा, चाणक्य के नाम से फेमस थे और उन्होंने एक छोटे से बच्चे को मगध का सम्राट बना दिया था, चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन कैसे बनाया होगा, क्या किया होगा उन्होंने, ये जानने के लिए आज हमारे साथ वो शख्स हैं जिन्होंने कॉर्पोरेट चाणक्य के नाम से एक किताब लिखी और उसके बाद एक पे नहीं रुके, 21 ऐसी पावरफुल किताबें लिख दी और 21 की 21 किताबें अपने अपने फील्ड में सुपर्ब सेलर्स हैं, बेस्ट सेलर जिन्हें आप कहते हैं। सो आइए दोस्तों, बिना किसी डिले के स्वागत करते हैं श्री राधाकृष्णन जी पिल्लई का। सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द स्टूडियो। एंड मैं आपको बताऊंगा कि जितना आपके बारे में सुना था उससे ज़्यादा हम्बल, उससे ज़्यादा पोलाइट और उससे ज़्यादा अच्छे इंसान आप मुझे लगे जब हम फर्स्ट फेस टू फेस मिल रहे हैं सर। इनफैक्ट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर कि देयर इज अ जोक या फिर एक कहावत है, द मोमेंट यू थिंक यू आर हम्बल एक्चुअली लॉस्ट योर ह्यूमिलिटी। तो अगर नम्रता है तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप जैसे गुरुओं को मिलके मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यस, भगवान की कृपा है कि थोड़ी बहुत किताबें लिख डाली। नहीं सर, थोड़ी बहुत नहीं, ये बहुत ज्ञान का भंडार है जो कि मुझे लगता है आने वाले 5000 सालों तक हम सबको बहुत वैल्यू ऐड करता रहेगा। तो राधाकृष्णन सर, सबसे पहले तो आपकी जीवन की जर्नी कैसी रही, कैसे आप शुरू किए, कैसे आपकी स्कूलिंग हुई, फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा और फिर कहाँ से ये बुक लिखने की इंस्पिरेशन मिली, ये हम जानना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। मैं आपको गुरुजी करके बुलाऊंगा। अरे सर, नहीं, भूपेंद्र आप बोलिए प्लीज, आप मुझसे बड़े भी हैं। ठीक है, एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, भूपेंद्र जी। अरे रे, ये तो गुरुजी है। तो जीवन की कहानी मैं 3 भागों में बांटूंगा। मेरा भूतकाल, अभी वर्तमान काल और भविष्य। भूतकाल तो सबका एक ही होता है, स्कूल में पढ़ाई करते हैं क्योंकि हमको चॉइस नहीं होता, माँ पिताजी भेज देते हैं। तो मुंबई में मेरा पूरा शिक्षण रहा, ऑल माई स्टडीज़ वर इन बॉम्बे। और उसके बाद हमारे जैसे इंडियन कल्चर में है, हर घर में कहा जाता है बच्चा तुम्हारा फ्यूचर केवल पढ़ाई से होगा जी। तो मैं ये नहीं कहता कि मैं क्लास में नंबर 1 रहा, लेकिन मैं कभी बुरा स्टूडेंट भी नहीं रहा। तो कहना कि पास होके पढ़ाई वगैरह कर ली। फिर उस ज़माने में MBA बहुत बड़ा चीज़ होता था, बहुत सारी नौकरियाँ की और फिर जाके एक खुद का बिजनेस करने का मौका भी मिला। ओके। और वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। वेयर आई बिकेम एन एंटरप्रेन्योर 23 ईयर्स अगो। अच्छा जी। और नौकरी के समय में मेरा बहुत अच्छा भाग्य रहा कि मैं बड़े बड़े ग्लैमरस इंडस्ट्री में काम कर चुका, जैसे म्यूज़िक इंडस्ट्री। अच्छा। जैसे बड़े बड़े उस ज़माने के या फिर आज के भी ज़माने के आप बोल सकते हो, जैसे AR रहमान जी है, उनका फर्स्ट म्यूज़िक एल्बम लॉन्च करना, जैसे रोजा करके जो उनका
जो मूवी था, तो एज पार्ट ऑफ दैट टीम। वाओ, आई डिड नॉट नो दैट। क्रिकेट इंडस्ट्री में काम किया, सचिन तेंदुलकर वगैरह उस टीम के साथ उस जनरेशन में काम किया। उसके बाद मैंने ज्वेलरी इंडस्ट्री में काम की। अच्छा, तो सोने की फैक्ट्रीज में काम करते थे। तो ये सब देख लिया तो ये था। डिफरेंट एक्सपोजर कैसे, मतलब हाउ कम दिस वाज सो वेरिड, मतलब मूवीज से इधर से इधर। देखिए, देयर इज अ सेइंग दैट अपॉर्चुनिटीज ऑलवेज कम टू यू। करेक्ट। सो व्हेन द अपॉर्चुनिटी नॉक्स योर डोर, आइदर यू आर स्लीपिंग इनसाइड और यू हैव गॉन आउट। ट्रू। तो मेरे हिसाब से सबको कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन हम ज़्यादा सोचते हैं। सोचना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। Absolutely. तो जब मैं म्यूज़िक इंडस्ट्री में था और मुझे मौका मिला कि मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं, एक क्रिकेट इंडस्ट्री में जाऊं या फिर म्यूज़िक इंडस्ट्री से लेके डायमंड इंडस्ट्री, ज्वेलरी इंडस्ट्री में जाऊं, तब दोस्तों ने कभी ऐसे बोल दिया कि अच्छा यहाँ पे नौकरी ट्राई करोगे क्या। और उस ज़माने में अच्छा चलो 7,000 मिल रहा है और यहाँ पे मुझे 15,000 मिल रहा है। जी। हाँ ही तो बोलना है। और हम हमेशा सोचते हैं कि हम इंटरव्यू पास होंगे क्या। जी। मैं हमेशा कहता हूँ जाके तो देखो। करेक्ट। एंड आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट दैट सब जगह, इवन दो आई डिड नॉट हैव एक्सपीरियंस। जैसे एक मेरे को अभी भी उदाहरण याद है कि जब मैं ज्वेलरी इंडस्ट्री में गया, आई यूज्ड टू मैनेज अ कंप्लीट प्लांट ऑफ 800 वर्कर्स। ओह वाओ। तो मेरा इंटरव्यू में फाइनल राउंड में 2-3 जन थे और मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे नहीं मिलेगा। वेरी फ्रैंकली मुझे नहीं मिला जिस पोस्ट के लिए मैंने अप्लाई किया था। अच्छा। बट फिर भी एक फॉलोअप होता है ना कि मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा। तो मुझे याद है जो हमारे CEO थे, उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि वो वैकेंसी तो नहीं है, वो भर गया, बट वुड यू लाइक टू टेक ए न्यू रोल। चलो ट्राई कर लेते हैं। ओके। और वो तो एक छोटा सा मार्केटिंग का रोल था, पूरा फैक्ट्री मैनेज करोगे। अभी उनको भी पता है कि मेरे पास ना एक्सपीरियंस है, ना मुझे भी पता था, लेकिन ट्राई करने में क्या जाता है। जी। सो इसी तरह सब इंडस्ट्रीज में आई बीन फॉर्चुनेट दैट अच्छे बॉसेस मिले। देखो, याद रखिएगा कि ज़िंदगी में आपको प्रयत्न करना है, लेकिन अगर मार्गदर्शक अच्छा मिल जाए। True. आई बीन वेरी फॉर्चुनेट, जहाँ पे भी मैंने काम किया, आपको भी अनुभव होगा और जितने भी लोग काम करते हैं, योर बॉस, मैं तो बॉस भी नहीं बोलूँगा, मेंटर्स बोलूँगा उनको, अगर अच्छे मिल जाए तो आप उस फील्ड में शाइन कर सकते हो। बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है सर। मुझे कोलगेट पामोलिव में ऐसे ही एक एक्सटर्नल का रोल करने का मिला था, मैं पेरोल पे नहीं था, लेकिन रोहित जायसवाल जी करके एक बॉस थे, इतने स्ट्रिक्ट थे। मैं पहले दिन ना दिल्ली से रात भर ट्रैवल करके, मेरा पहला जॉब था, रात भर ट्रैवल किया तो थक गया, सुबह उठा, नहा धो के लंच के बाद गया, तो उन्होंने तो जाते ही डांट दिया, बोले ये कौन सा टाइम है ऑफिस आने का। मुझे बड़ा बुरा लगा, मैंने कहा, मैं डर भी गया, कांपने भी लगा सर। और उन्होंने कहा कि अब से आदत डाल लो, ये नहीं चलेगा कि रात को ट्रैवल कर रहे थे तो सुबह 4 बजे, दोपहर में 4 बजे आओगे, रात को बस में सोने की आदत डाल लो। जब उन्होंने ये कहा तो बड़ा डर लगा, लेकिन आज जब मैं पीछे पलट के देखता हूँ तो मेरी ट्रेनिंग जर्नी में वो इतना काम आ रहा है सर कि कई बार रात भर ट्रैवल करते हैं और दिन भर जाके सेशन देना है, एंड इट रियली वाज अ ब्लेसिंग। एंड उनको इतना ग्रो करते हुए देखा मैंने और उनके अंडर में बहुत सीखा। So nice sir, thank you so much for sharing that. तो राधाकृष्ण सर, गुरुकुल एजुकेशन या फिर हमारी नॉर्मल एजुकेशन, दोनों में से कौन सी आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? और ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप केरला के गुरुकुल में गए थे और वहाँ से आपने एक संस्कृत की या आगे की एक एजुकेशन ली। सो वो एक्सपीरियंस आप शेयर करेंगे, एंड हाउ कैन वी कल्टिवेट दिस गुरुकुल एजुकेशन? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने कि मॉडर्न एजुकेशन जो है और गुरुकुल एजुकेशन, दोनों में विच इज़ द बेटर वन। ट्रू। मैं तो कहता हूँ दिस वर्सेस दैट, दोनों का कॉम्बिनेशन कर लो। सो ट्रू। तो आपने देखा होगा कि मैं ऑलरेडी MBA कर चुका हूँ जी, अब बहुत सारे मार्केटिंग के कोर्सेज कर चुका हूँ, लेकिन गुरुकुल में जाने के बाद ये समझा मुझे कि दोनों भी अच्छे हैं। दोनों के तरीके अलग हैं, दोनों के एटीट्यूड अलग है। तो गुरुकुल में जाने के बाद मुझे भारत का जो भूतकाल है उसका सारा नॉलेज मिला, और मॉडर्न एजुकेशन में मुझे लेटेस्ट एंड फ्यूचरिस्टिक एजुकेशन मिले। ऑसम। हाँ, तो मैं ये नहीं कहता विच इज़ बेटर। देखो, स्वामी विवेकानंद जी कहते थे ईस्ट एंड वेस्ट, ओल्ड एंड न्यू, दोनों का संगम होना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि दोनों सिस्टम में प्लस एंड माइनसेस है। करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, जो सिर्फ गुरुकुल में पढ़ते हैं, आजकल मैंने देखा है मॉडर्न गुरुकुल्स, तो शायद वहाँ से आप निकल के केवल एक अर्चक, एक पुजारी, एक आचार्य बन जाते हो। करेक्ट। और आजकल वहाँ पे भी कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स आ गए हैं, तो उनको भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है जी। और मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जो काम करते हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उनको भी स्पिरिचुअलिटी की ज़रूरत है।
सो आई थिंक द एजुकेशन सिस्टम जो मुझे मिला इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, और दोनों से फायदा होता है। करेक्ट। तो सर आप गुरुकुल में गए, सीखने के लिए गए, केरला गए, तो मम्मी पापा ने कुछ कहा नहीं, या मम्मी पापा की परमिशन के कारण वहाँ आप गए, या वो चाहते थे कि आप गए, या आपके मन से गए? अभी एक बात बताऊंगा, मैं गुरुकुल जाने के टाइम मुझे मम्मी पापा का आशीर्वाद था जी, और मेरी बीवी का परमिशन था। अच्छा, मैरिज के बाद आप केरला, यही दोस्तों मुंबई में रहते हैं सर, तो मुंबई में लोग जाते हैं, बाहर से आते हैं, और सर मुंबई से केरला गए। जी, मुझे अभी भी याद है जब मैंने फ़ोन किया था जी, डॉक्टर गंगाधर नायर जो हमारे गुरुकुल में थे, तो उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि कोई बॉम्बे से गांव में आके पढ़ाई करेगा। ओके। तो 2 बार फॉलो किया, तो और उन्होंने मुझे टेलीफोनिक इंटरव्यू लिया। वो बोला क्यों आना चाहते हो जी, तुम्हारा रीज़न क्या है, क्या काम है? तो बोला कि चाणक्य ओरिजिनल संस्कृत में पढ़ना है, और बॉम्बे जैसे माया नगरी में ऐसे अच्छे गुरु नहीं मिलते। आपके बारे में पता चला, एंड जब मैं वहाँ गया मुझे अभी भी याद है, 1 टीचर 1 स्टूडेंट, पूरा कोर्स मेरे लिए बनाया गया। माय गुडनेस। बोलते हैं वो तो एकदम आश्चर्यचकित हो गए कि क्यों आ रहे हैं यहाँ पे। मैं बोला मुझे चाणक्य सूत्र सीखने हैं, अर्थशास्त्र सीखना है, कोई स्टूडेंट नहीं। और जब मैं वापस गया ख़त्म होने के बाद बॉम्बे आया, तो मुझे अभी भी याद है उन्होंने कहा था कि मुझे विश्वास नहीं था कि तुम आओगे, क्योंकि फ़ोन में चर्चा करना, और उन्होंने मुझे एक कंडीशन रखी थी, तुम यहाँ पे 6 महीना रह कर जाओगे जी। तो आप सोचो, मैं ऑलरेडी बिजनेस कर रहा था, शादीशुदा था, परमिशन तो मिल गई। दिन में 18 घंटे पढ़ता था मैं। क्या बात है। 1 टीचर 1 स्टूडेंट, एंड भगवान की इतनी कृपा है, गुरुओं की इतनी कृपा है कि आज दुनिया भर में उस चाणक्य का एक प्रचार कर रहा हूँ। क्या बात है। दोस्तों आपने कुछ चीज़ें नोट कर लेना, क्योंकि इंटरव्यू को हम सुनते हैं, समझते हैं, हमें अच्छा भी लगता है, लेकिन हम कई बार नोट करना भूल जाते हैं। 18 घंटे की पढ़ाई, कंप्लीट सरेंडरेंस टू 1 टॉपिक, वो भी जब करियर पूरा चलता हुआ है। सफलता किसी भी इंसान को किसी भी फील्ड में ऐसे ही नहीं मिलती। आज ऐसे ही 21 किताबें आ नहीं गई। किताबों के लिए रिसर्च कितने घंटों का, अगर 21 किताबें सर ने लिखी है तो ये समझ लीजिए 21,000 या पता नहीं कितने अनगिनत, मैं तो अभी ऐसे ही बोल रहा हूँ, अनगिनत घंटे लगे होंगे, और उसके साथ साथ उनमें कंप्लीट इमर्शन लगा होगा। और आज उसका प्रताप ये है कि इंडिया के शायद बड़े से बड़े कंपनीज, बड़े से बड़े सीईओज, बड़े से बड़े डायरेक्टर्स, बड़े से बड़े यूनिवर्सिटीज़ एंड बड़े से बड़े उद्योगपति को सर ने कहीं ना कहीं आइदर एड्रेस किया होगा, ट्रेन किया होगा, कोच किया होगा। प्लस 22 से ज़्यादा कंट्रीज़ में आपके लेक्चर्स एंड सेमिनार्स हुए हैं इस एक सिंगल टॉपिक के ऊपर। एक चीज़ पकड़ लो, पूरी दुनिया सब कुछ दे देगी। जैसे शतरंज ने विश्वनाथ आनंद को, एंड बल्ले ने सचिन तेंदुलकर को सब कुछ दे दिया, सर को चाणक्य नीति ने सब कुछ दे दिया। तो सर चाणक्य ही क्यों? मैं कभी सोचता हूँ चाणक्य क्यों नहीं। हाँ, लेकिन उस समय चाणक्य मतलब कभी किसी ने सब्जेक्ट एकदम कैसे छेड़ा होगा। इट्स नॉट दैट कैजुअल की टॉक कि हर आदमी उसके बारे में बात कर रहा है। जैसे सचिन तेंदुलकर हर आदमी बात कर रहा है, तो व्हाई नॉट ऐसे पॉपुलर लोग जो अभी चल रहे थे। और चाणक्य, तो कहाँ से ये इंस्पिरेशन मिली, क्यों इस इंस्पिरेशन को आपने लिया, एंड कैसे ये शुरुआत हुआ सर? होता क्या है कि भारतीय संस्कृति में चाणक्य ऐसे व्यक्ति है जिसके बारे में सबने सुना है। जी जी, तो ऐसा नहीं कि जैसे महाराणा प्रताप जी है या फिर शिवाजी है, करेक्ट, और जैसे आपने मॉडर्न डे में सचिन तेंदुलकर बताया, तो हमारे इतिहास में चाणक्य ऐसे व्यक्ति थे, सबको पता है। करेक्ट। किसी ने स्कूल की किताबों में पढ़ा होगा, किसी ने कोई टेलीविजन सीरियल देखा होगा, करेक्ट, किसी ने ऐसे कोई डायलॉग कोई फिल्म में मेंशन किया होगा, जैसे दुश्मन का दुश्मन दोस्त, हाँ, या पैसा पैसे को खींचता है। जो बिजनेस कम्युनिटी होते हैं ये तो बोलते रहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, या फिर साम दान दंड भेद, साम दाम दंड भेद, ये सब चाणक्य की नीतियाँ है। लेकिन हुआ क्या कि सबको जानते हुए भी किसी ने गहराई में पढ़ाई शायद नहीं की थी, तो वहाँ पे मेरा इंटरेस्ट जगा जी। तो मैंने क्या किया, जितने किताबें मुझे मिली लाइब्रेरी में या फिर बुक स्टोर में पढ़ने लगे। लेकिन क्या होता है, एक अधूरापन लगने लगता, आप कितना भी पढ़ाई कर लो आखिर में गुरु लगता है। जी जी जी। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं तुम ज्ञान इकट्ठा कर लोगे। जैसे हम लोग कहते हैं, दिस डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। You can be very well informed about चाणक्य, but you may not know his knowledge. Correct. और एक स्टेप आगे है, it is called insight. Information, knowledge, insight. और insight डेवलप करोगे तो आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो जाते हो। Absolutely. तो मतलब नॉलेज तो मेरे पास है नहीं, इन्फॉर्मेशन बहुत है। तब मुझे याद है कि मैं उस साल में
कैलाश मानसरोवर गया था। अच्छा। हाँ, और वहाँ पे मुझे पता है कि एक ऐसे मन में विचार आ गया, और मैं तो शिव जी की कृपा ही मानता हूँ कि अभी अर्थशास्त्र को अपना जीवन का लक्ष्य बना दो। वैसे मेरे बीवी का बहुत बड़ा रोल है मेरी ज़िंदगी में। तो मैंने उससे बात की, वो भी उस यात्रा में थी। मैंने कहा सुरेखा, ऐसे मन में बार बार विचार आ रहा है जी, चाणक्य अर्थशास्त्र। और उसने मुझे कहा देखो, ये छोटी बात नहीं है, हम कोई घर पे बैठ के चर्चा नहीं कर रहे हैं। कैलाश मानसरोवर में आपको कोई विचार आता है तो हमारे साथ एक स्वामी ईश्वरानंद जी करके थे, ग्रुप के आचार्य थे वो, तो उनसे बात कर लो जी। तो मैंने उनसे बात की। संतों का कृपा होता है, गाइडेंस भी चाहिए, जैसे हमारे यहाँ पे कहते हैं सत्संग। तो उनसे मैंने बात की कि ऐसे विचार आ रहे हैं 2 दिन से कैलाश के जो हमारे परिसर में। तो उन्होंने कहा एक काम करो, वापस जाके इस विचार को वापस इम्प्लीमेंट करो। ओके। तो देखो, वहाँ से वापस बॉम्बे माया नगरी में आना शायद भूल जाओगे, लेकिन वो विचार मुझे छोड़ ही नहीं रहा था। उसके बाद मैंने किया ठीक है चलो अब पढ़ते हैं थोड़ा डीप डेप्थ में। दोस्तों ये कहते हैं कि आप चोजन वन हो, आपको चुना जाता है, और अगर चुना जाता है या नहीं चुना जाता, इसका सबसे बड़ा अगर आपको ये समझना है कि क्या आप चुने गए हो, तो वो ये एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो कि ये विचार हर जगह पे आपके माइंड में चल रहा है और छोड़ ही नहीं रहा है, आप चाह के भी उस चिंतन को। ऐसा सर, जब मैं ट्रेनर बनना चाह रहा था तो मेरे तो सारी फोर्सेज अगेंस्ट थी, पापा मम्मी अगेंस्ट, दोस्त अगेंस्ट, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से जब आते हो, पैसा होता नहीं है, मेरी सैलरी आ रही थी वो भी बंद हो जाएगी, इस डर से ही कि इतने साल पढ़ाई की ताकि सैलरी मिले, और अब वो सैलरी छोड़ रहे हो, लेकिन ये ट्रेनर बनने का विचार जा ही नहीं रहा था। और जब ये चला तो ये पकड़ लिया इसको, तो थैंक गॉड कि भगवान ने एक हाथ पकड़ के एक अच्छे दिशा में चलवाया, और आज आपके साथ यहाँ मौका मिल रहा है। तो उपेंद्र जी, मैं यहाँ पे एक विचार रखूँगा जी। इट इज़ कॉल्ड द कॉल ऑफ द ऋषिज। तो ये मैंने मेरी किताब में भी लिखी है। जब एक विचार आपके मन में बार बार आता है जी, उसमें 2 समस्या होती है कि कहीं ऐसे कोई विचार है क्या, नॉर्मल विचार। ट्रू। जैसे हम लोग बताते हैं चिंतन करते हो, चिंता करते हो, चिंता भी छूटती नहीं और चिंतन भी छूटता नहीं। जैसे आपके केस में वो चिंता नहीं थी, चिंता थी कि क्या होगा, इसका पैसा आएगा नहीं आएगा। जैसे आपने कहा मिडिल क्लास फैमिली से हम सब रहे हैं, पूरा भारत इज नाउ गेटिंग टू डेवलप कंट्री। लेकिन उस जमाने में जब आपको मन में आया होगा, आपने चिंता तो की होगी लेकिन चिंतन छोड़ा नहीं। एंड इसलिए कहते हैं कि वो जो ऋषि मुनि कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपके मन में वो डाल देते हैं। एक गुरुजी थे, बहुत अच्छा बोलते थे कि अगर पूरे जगत में कोई बड़ा काम करना हो तो किसी व्यक्ति को ढूंढता है, उसका दिमाग खोलता है और एक विचार डाल देता है और बंद कर देता है, घूमते रहते हैं। तो आज आप कितने लोगों को इंस्पायर कर रहे हो, मुझे भी इंस्पायर कर रहे हो। तो इट्स एन इंस्पिरेशन ऑफ द गॉड थ्रू अस फॉर इंस्पायरिंग अदर्स। ट्रू। तो सर, चाणक्य क्या कहते हैं ऐसे लोगों के लिए जो अपने जीवन में कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे हैं? क्योंकि ये एक बहुत ही जनरल क्वेश्चन आपको भी आता होगा बार बार कि सर सीखते तो बहुत हैं लेकिन उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, इम्प्लीमेंट करते हैं तो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। तो जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को या चंद्रगुप्त मौर्य को सिखाया होगा या अपने शिष्यों को सिखाया होगा, तो इसके बारे में क्या सिखाया होगा? देखिए, जैसे आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि नोबडी इज कंसिस्टेंट, इसीलिए आपको गुरु की ज़रूरत है जो आपको बताए कि भैया जैसे बीच बीच में अगर एग्ज़ाम नहीं हो तो स्टूडेंट्स कभी पढ़ाई नहीं करेंगे। और हमारे देश में तो एक कल्चर है कि वी ओनली स्टडी फॉर एग्जाम्स एंड ड्यूरिंग एग्जाम्स। तो कहना क्या है कि राजा को भी एक राजगुरु लगता है जी, बिजनेस में बिजनेस मेंटर लगता है, करेक्ट, ताकि वो आपको ट्रैक में रखे। देखो, हमारा जो मन होता है वो कभी स्थिर नहीं रहता, उसका स्वभाव है, लेकिन मन से ही सारे काम की प्राप्ति होती है जी, सारे लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो अगर फोकस नहीं हो तो बहुत सारे उस पर विषय है कि कैसे फोकस करें। तो ध्यान करें या फिर कोई एक्सरसाइज करें। और आप भी अच्छे स्पीकर है, गाइड है। होता क्या है कि चाणक्य ने एक बहुत अच्छा फॉर्मूला दिया, राजा बनने के बाद भी तुमको राजगुरु की जरूरत होती है। राजा बनने के पहले कैसे राजा बनना जी, बट राजा बनने के बाद भी। इसलिए बहुत सारे लोग जो लीडर होते हैं उनको लगता है अभी मैं नंबर 1 हो गया या हो गई जी, अब मुझे गुरु की जरूरत नहीं है। नहीं, शासन में आने के पहले और शासन करने के समय में फोकस लगता है जी। और ये फोकस कम्स फ्रॉम 2 टाइप ऑफ डिसिप्लिन। पहले ट्रेनिंग के समय में इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल डिसिप्लिन। ओके, जैसे बच्चे सुबह उठते नहीं है विच इज नेचुरल, तो माँ पिताजी उनको डांट के उठाते हैं। लेकिन आप सोचो, अगर वो बच्चा अगर 35 साल का हो
और कोई स्कूल का प्रिंसिपल हो करेक्ट या कोई टीचर हो, अगर उसकी मम्मी उसे उठाती है तो लगता है ये क्या है. सो एक्सटर्नल डिसिप्लिन शुड बिकम इंटरनल डिसिप्लिन. वाओ. तो इट स्टार्ट्स कि बाहर से थोड़े गुरु लगते हैं ना, लेकिन एक समय आ जाता है कि जब आप दूसरों के गुरु बन जाते हो, यू विल गेट अदर्स. सो गुरु, मेंटर, कोच, इनका बहुत बड़ा रोल है टू कीप यू फोकस्ड एंड इन द राइट डायरेक्शन. लेकिन यहाँ पे राधाकृष्ण सर एक चैलेंज आता है. स्कूल वाले अध्यापक कहीं ना कहीं आज की डेट में मैं कहूँगा 20% बहुत अच्छे होंगे, लेकिन 70-80% उतना ज़्यादा वो वाला जो लेवल था चाणक्य जी का उस लेवल के नहीं हो पाते. घर में आते हैं तो पेरेंट्स को भी आजकल अपने अपने कामों में बिजी रहने के कारण बच्चों को उस तरह का मार्गदर्शन देने का समय नहीं मिल पाता. प्रोफेशनल गुरुओं के पास आते हैं हम जैसों के पास, तो हम पैसा मांग लेते हैं. जी. अब लोगों को समस्या ये है कि कोई 15,000 कमा रहा है, उसको पता तो चल गया कि गुरु चाहिए, कोई 50,000 कमा रहा है, उसे पता तो चल गया, लेकिन डिस्ट्रैक्शन, खर्चे, आज लाइफस्टाइल को जीने का प्रेशर के कारण गुरु सबसे लास्ट में पड़ जाता है. जी. अब इस तरह का जीवन मेरा भी कई साल चला और कई लोगों का चला, और रोज़ आते हैं सर. अब हम उन्हें बोलते भी हैं कि देखिए हर चीज़ में कॉस्ट है, तो दैट इज़ वाई वी ऑल्सो नीड टू टेक. अब क्या करे, आदमी एक दुविधा में है कि गुरु, आपने कहा गुरु रखो, अब ना रखे तो प्रॉब्लम. वो बोलता है कि यार पहले ज़िंदगी अच्छी थी जब कोई कोचेस नहीं थे, कोई इंटरनेट नहीं था, ये सुनने को भी ज़्यादा नहीं मिलता था. सो हाउ डू यू रियली शेयर विद देम एंड व्हाट डू यू वांट टू शेयर विद देम? देखिए, अगर आप 5 लाख रुपए महीना कमा रहे हो जी, और आपके गुरु आपको अगर समझो 15,000 पूछ रहे हैं, नो प्रॉब्लम. करेक्ट. बोला ठीक है. वो बहुत सारे वर्ड्स बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज, ओके, नथिंग इज फ्री. समस्या तब होती है यू कांट अफोर्ड इट. जी. फॉर एग्जाम्पल आप 10,000 कमा रहे हो और 15,000 आपको फीस देना है. देखो 15,000 की बात नहीं, आपकी इनकम की बात है. करेक्ट. तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फिर चलो आपको एक स्कीम में दे देते हैं, एवरी महीना 2,000 दे दो. करेक्ट. देखो ये हो गया फाइनेंशियल मैनेजमेंट. लेकिन मैं आपको दूसरी बात बताऊंगा, और आप भी मेरे ख्याल से पता होगा, ऐसे बहुत सारे शिष्य होते हैं who cannot afford it, but they have the attitude of learning. फिर आप बोलते हैं चलो बैठ जाओ. ओके, तो जैसे गुरु को एक अच्छे शिष्य लगता है, शिष्य को भी अच्छा गुरु लगता है. Absolutely. तो हाउ डू सॉल्व दिस फाइनेंशियल प्रॉब्लम? मैं 3 आपको टिप्स दूंगा. देखिए, सबसे पहले आजकल ये यूट्यूब फ्री है. तो अगर पैसा नहीं है तो समय तो निकालो जी, आधा घंटा पर डे. ट्रू. ये टॉक्स देख लो, वो तो फ्री है. दूसरा, अगर आपके पास उतना अमाउंट नहीं है, छोटे छोटे चीज़ ले लो, जैसे किताबें ले लो. सर आपकी किताब, करेक्ट, या फिर कोई भी किताब हो जिसको आप अपना गुरु मानते हो. बट इतना अगर हर घंटा अगर आप दिन में निकालो 1 घंटा, आप सोचो 1 महीने में आपका 30 घंटे का नॉलेज हो गया. एक किताब पढ़ ली 1 महीने में, तो आपको कम से कम जिस लेवल है उससे ऊपर चले जाओगे. अब होता क्या है कि जब आप नौकरी करने या फिर व्यवसाय या फिर अपने बिजनेस में उसको अप्लाई करते हो, योर इनकम विल इंक्रीज. जी. तो कुछ नहीं है तो फ्री में करो. देखो, नॉलेज इज ऑलवेज फ्री, द कॉस्ट इज फॉर द टाइम ऑफ द पर्सन. ट्रू. और आप भी अपने घर पे नहीं लेके जाते, आप भी उसको नेक्स्ट लेवल प्रमोशन. जी. तो मैं तो ये कहता हूँ कि देखो, इट्स अ साइक्लिकल थिंग. नहीं है तो भी शुरुआत करो, और होने के बाद दो. मैं आखिरी और एक बात बोलूँगा. सपोज अभी आपके पास 5 लाख है, जैसे मैंने कहा दिया, एंड कॉस्ट इज लेट्स से 15,000. मेक श्योर यू स्पॉन्सर 2 more people who can't afford. वाओ, दैट्स सो नाइस. क्योंकि दोस्तों ये अगर नहीं हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम अर्निंग, तो मेरी टीम के सभी लोगों को मैं वो एजुकेशन के लिए फोर्स करता हूँ, भाई पढ़ो, सीखो, कहीं पे जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ स्पॉन्सर करते हैं. अगर आप एक लीडर हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, फाइंड आउट अ पॉलिसी. सर क्या होता है, कई बार बिजनेसमैन के पास जाते हैं, सर ये हमारा बंदा, हम इसको सिखाएंगे, ये सीखेगा, फिर कहीं और चला जाएगा. तो मैं उनको कहता हूँ कि कोई बात नहीं, इसको आप बिना सीखे अपने पास अगले 10 साल तक रखो, तो ये आपके लिए प्रोडक्टिव रहेगा या नहीं रहेगा. जी जी. सो जनरली एक अनट्रेन्ड पर्सन इज अ बिगर कॉस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन. तो सर आप इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हैं, इतने सारे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, इतनी सारी बुक्स आपकी बिकी हैं, एंड 21 बुक्स आपने लिख दी है एक के बाद एक. तो आप दिन भर बस पढ़ते और लिखते रहते हैं, यही मेजर वर्क रहता है, या you also meditate, you also go deeper into spirituality? कितना रोल स्पिरिचुअलिटी का है आपकी सक्सेस में? मैं तो कहता हूँ स्पिरिचुअलिटी इज द बेस, और बाकी सब जो है चलते रहेगा. जी. I'll tell you, दिन में 4-5 घंटे पढ़ाई करता हूँ, लिखता हूँ. सुबह 5 बजे उठता हूँ और 2 घंटे जरूर मेरे
इवन माई वाइफ इज नॉट अलाउड। तो उसमें हमारा योगा प्राणायाम से लेके ध्यान करना, किताबें पढ़ना, उपनिषद जो स्पिरिचुअल किताबें हैं, उसके बाद ऑफिस जाता हूँ, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ करता हूँ। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, मुंबई यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर हूँ मैं, तो अपने बिजनेस कंसल्टेंसी, स्पीकिंग असाइनमेंट्स। देखो, अगर आपके पास जो स्पिरिचुअल बेस नहीं होगा तो आपको घर में और बाहर जो काम में जो ऊर्जा लगती है, एनर्जी, वो भी नहीं मिलेगा। तो आप देखो, जितने भी लोग स्पिरिचुअल बेस के साथ काम करते हैं, दे कैन डू मोर। फिर वो कौन से भी फील्ड के हो, भले गवर्नमेंट में एक ऑफिसर हो या पॉलिटिशियन हो। तो आप देखोगे स्वामी विवेकानंद, करेक्ट, मेरे रोल मॉडल है। हम भारतीयों के लिए तो एक बहुत बड़ा आदर्श भी है। उन्होंने टाटा को इंस्पायर किया टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी शुरू करने के लिए। अच्छा। तो बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि अगर आप कोई भी टाटा कंपनी में जाओ, उनका हिस्ट्री पढ़ो, वो सेम शिप में जो स्वामी विवेकानंद अमेरिका जा रहे थे, उसमें जमशेदजी टाटा भी जा रहे थे। अच्छा। हाँ, और जैसे हम बोलते हैं प्लेन में बैठे, तो प्लेन में क्या हो जाता है, 2 घंटे मिल जाते हैं साथ में। करेक्ट। तो नेक्स्ट टाइम आप अजमेर से बॉम्बे आओ तो हम साथ में एक ही प्लेन में आते हैं जी। लेकिन उस ज़माने में तो प्लेन नहीं था इतना पॉपुलर, तो शिप में जाते थे और वो तो महीने लग जाते थे। तो दिन रात जमशेदजी टाटा और स्वामी विवेकानंद चर्चा करते थे कि भारत का डेवलपमेंट कैसे करें। वाओ। तो आप सोचो कि उनका जो ऊर्जा है, जो टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी हम जो देख रहे हैं, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड टुडे। TCS में सिर्फ 6 लाख एम्प्लॉयज़ हैं। तो आप देखोगे तो आप सोचो कि कैसे होता है, एक ऊर्जा लगती है। अब मेरे बारे में कहो तो भगवान की कृपा है कि घर पे मेरे पिताजी आज भी 8 घंटा से 10 घंटा मेडिटेशन करते हैं, लिखते हैं रोज 88 ईयर्स ओल्ड, एंड ही कैन सिट डाउन एंड मेडिटेट फॉर 10 आवर्स अ डे। अभी उनके आगे तो मैं 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा करता हूँ। अभी आप देखोगे 2 घंटा मेडिटेशन करते हो तो मतलब मेरा आदर्श तो मेरे से बड़ा है। वो भी किताबें लिखते हैं। क्या बात है। या ऑफ कोर्स ही इज नॉट अ प्रोफेशनल राइटर, ही वाज एन इंजीनियर। लेकिन वो कहते हैं ना, जो पिताजी को नहीं मिला वो फेम मुझे मिल गया। करेक्ट। और आजकल तो ऐसे हो जाता है कि हम कभी कभी प्रोग्राम में साथ में जाते हैं, आइदर ही इज द चीफ गेस्ट एंड आई एम इन द ऑडियंस, और आई एम द चीफ गेस्ट एंड ही इज इन द ऑडियंस। ओह माय तो गॉड। मैं कहता हूँ ईश्वर कृपा, माता पिता का कृपा एंड स्पिरिचुअल फाउंडेशन, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो और सब में आपको सक्सेस भगवान की कृपा से आएगा। और ये मत भूलिएगा कि मैं शादीशुदा भी हूँ। सो ट्रू। तो दोस्तों देखिए, स्पिरिचुअलिटी, मैं हमेशा इसको बोलता हूँ सर, फॉल बैक मैकेनिज्म तो वही है। आप कॉर्पोरेट में आपकी जॉब्स वगैरह चली गई, लास्ट में आपको स्ट्रेस, या तो आप डिप्रेशन में आओगे, और अगर आपके पास स्पिरिचुअल बेस है तो एटलीस्ट आप उसको डील कर पाओगे। क्योंकि जो रियल स्ट्रेंथ, हमारे पूर्वज भी कहते थे, कोई भी बुरा काम हो जाता था तो वो कहते थे हे राम, मतलब उनके मुंह से कभी नेगेटिव उस समय भी नहीं निकलता था, दे ऑलवेज यूज्ड टू बी पॉजिटिव। फॉल बैक मैकेनिज्म तो आपका स्पिरिचुअलिटी, मतलब ग्राउंड तो वही है, मतलब पेड़ से फल गिरा तो नीचे ही आना है, ज़मीन पे आना है। सो वी मस्ट टेक केयर ऑफ दैट ग्राउंड दोस्तों। और सर, मैं भटक गया था एक बार, भटक गया था मतलब इन द सेंस कि पैसा कमाने की दौड़ में चले गए, और वैसे तो कॉर्पोरेट में तो छूट ही गया था स्पिरिचुअलिटी। पहले तो छोटे थे, गांव में रहते थे, शहर में रहते थे, अपने होम टाउन में, तो रोज़ नहाने के बाद मंदिर जाने का नियम था। फिर सिटी में आ गए, दिल्ली आ गए, फिर पुणे चले गए, छूट गया सर। फिर जब ट्रेनिंग में आया तो ट्रेनिंग में ये और ज़्यादा छूट गया, क्योंकि पहले 1-2 साल तो किया अच्छा, क्योंकि स्पिरिचुअल टीचर्स मिले। लेकिन जब कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में चला गया और बिज़नेस कोचिंग में चला गया तो मैंने कहा यार, अब ये तो, इससे तो अपन पैसा कमा नहीं पाएंगे। और पहले फ्री में करता था, कोई नहीं आता था, धीरे धीरे ये छूट गया सर। 17-18 में ये छूटा तो एक फॉल बैक भी आया ज़िंदगी में, एंड बिल्कुल बहुत लोन हो गए, बहुत चैलेंज। उस समय मैं वापस से अपने स्पिरिचुअल गुरुज़ के पास गया। उन्होंने कहा बेटा, इसको कभी नहीं छोड़ना है, न मेडिटेशन छोड़ना है, न तुझे सुबह जल्दी उठना छोड़ना है, न तुझे पढ़ना लिखना छोड़ना है, न ग्रैटिट्यूड में रहना छोड़ना है, न फॉरगिवनेस छोड़ना है। ये चीज़ें छोटी छोटी, भले 5-5 मिनट कर लो, जैसे टाइम मिले वैसे कर लो, हफ्ते में 4 दिन कर लो, बट छोड़ना नहीं है। तब से सर एक छोटा सा प्रण लिया कि सुबह जल्दी उठेंगे, क्योंकि 5000 सालों के इतिहास में हर कोई जल्दी उठता था, सिर्फ अभी पिछले 100 सालों के या 50 सालों के इतिहास में हम लेट उठ रहे थे। और जैसे आपने कहा ना, सुबह 5 बजे उठ के 2 घंटे आपके, हम लोगों ने, तो मैं अकेला नहीं कर पाता था सर ये, तो मैं बहुत कोशिश की जल्दी उठने की, तो हर बार लेट होते थे, नहीं हो पाता था। तो मैंने एक ग्रुप बना दिया 50 लोगों का, और उस ग्रुप को नाम दे दिया कमांडो ग्रुप। मैंने कहा हम लोग 5 बजे उठ के मेंटल कमांडो बनेंगे। और आज हम लोग, वो कमांडो ग्रुप ऐसा फेमस हो गया कि फिर वो एक प्रोग्राम बन गया। एंड आज हर 3 महीने में वो एक बैच होता है 90 डेज तक का, एंड वी चार्ज वेरी नॉमिनल फॉर 90 डेज, बट
वो एक करीब 10,000 कमांडोज हमारे तैयार हो गए, और उस चक्कर में 4 साल से मैं भी जल्दी उठना सीख गया। अब हर रोज़ जल्दी उठते हैं सर। सर कई सारे दर्शक, कई सारे लोग, इनफैक्ट मैं भी, बेस्ट सेलर बुक्स, जो बहुत बड़ी बुक्स, पावरफुल बुक्स जो आपने लिखी है, वो लिखना चाहते हैं, राइट? एंड सही गाइडेंस, सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा। आज कई लोग कहते हैं, हेलो आप बुक लिखनी है, हम आपको कोच कर देंगे, फटाफट लिख देंगे, बेस्ट सेलर बना देंगे, और लोग लिखते हैं। तो कुछ नहीं से तो बेटर वो है। बट देन व्हाट इज़ योर एडवाइस फॉर राइटिंग अ बुक, जिसको कि हम प्रैक्टिकली अपने जीवन में फॉलो करके कुछ अच्छा लिख सकें, जो कि पूरी दुनिया हमारे जाने के बाद भी पढ़ सके? ये आपने बहुत अच्छा विचार दिया। हमारे जाने के बाद भी हमारा ज्ञान और अनुभव नहीं जाना चाहिए। जी, मैं बोला सब लोग किताब लिखो। कैसे wonderful. लिखना मुझे पता नहीं है, ठीक है? तुम नहीं रहोगे, लेकिन तुम्हारा अनुभव छोड़ के जाओ। करेक्ट। चाणक्य जी ने वही किया, विवेकानंद ने वही किया, महात्मा गांधी जी ने वो किया। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं दुनिया भर में किताब लिखते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि शायद मेरे बच्चे नहीं सुनेंगे, मेरे आजू बाजू वाले नहीं सुनेंगे। हो सकता है 100 साल के बाद कोई सुन ले और उसको जीवन में कोई प्रश्न का उत्तर मिल जाए मेरे जीवन से। अब किताब कैसे लिखना है, उसके ऊपर भी मैंने किताब लिख डाली। तो किताब, इट्स कॉल्ड हाउ टू राइट अ बुक एंड मेक इट अ बेस्ट सेलर। वर्कशॉप्स भी करता हूँ, मे बी विल हैव अ सेपरेट सेशन ऑन दैट। श्योर। लेकिन मैं आपको 3 टिप देता हूँ कैसे बुक लिखना है इफ यू आर अ फर्स्ट टाइम ऑथर। देखो, वो तो कहते हैं स्टार्टिंग प्रॉब्लम। कोई भी फील्ड में, अगर आप स्पोर्ट्स खेल रहे हो या पेंटिंग कर रहे हो या बिजनेस भी कर रहे हो, तो आपको स्टार्टिंग प्रॉब्लम तो होता ही है। तो इफ यू गेट अ गुरु, बेस्ट, जी, आपको गाइड करेगा। तो फर्स्ट थिंग, इफ यू वांट टू राइट अ बुक, रीड अ लॉट ऑफ बुक्स। ओनली रीडर शुड बिकम अ राइटर। करेक्ट। और आप सपोज अगर आपको स्टोरी लिखनी है, उदाहरण के लिए, तो आप उसमें चूज करो, यू वांट टू राइट चिल्ड्रन स्टोरीज, ठीक है? तो एक काम करो, एक लिस्ट बनाओ और 100 किताब चिल्ड्रन स्टोरीज पे पढ़ लो। ट्रू। तो फॉर एग्जाम्पल, मेरी जो रोल मॉडल है चिल्ड्रन स्टोरीज में, दैट इज सुधा मूर्ति जी। जी, आई मीन वेरी फॉर्चुनेट टू गेट पर्सनल गाइडेंस फ्रॉम हर मेनी टाइम्स। और उनके साथ भी काफ़ी डिस्कशंस होता है। अभी सुधा मूर्ति को पढ़ लिया, कहीं रस्किन बॉन्ड को पढ़ लिया, तो आप देखो दुनिया भर के अलग अलग लैंग्वेजेस के, मैं मराठी में पढ़ता हूँ, हिंदी में पढ़ता हूँ, बंगाली में पढ़ता हूँ, तो मुझे ऐसा आइडियाज़ मिलते हैं आपको। इसका मतलब ये नहीं कि आप कॉपी करो। तो जैसे कि आपको इंजीनियर बनना है तो आप पहले पढ़ाई करते हो ना, उसके बाद प्रैक्टिकली देखते हो। तो फर्स्ट थिंग इज रीड अ लॉट ऑफ बुक्स बिफोर बिकमिंग अ राइटर। तो रीडिंग, रिसर्च। सेकेंड थिंग, डोंट वरी अबाउट वेदर द क्वालिटी ऑफ द बुक विल बी सो गुड। लोगों को सोचना है, लेकिन लिखना, ये जो शुरुआत में प्रॉब्लम होती है जी। तो हम कहते हैं छोटा सा एक्सपेरिमेंट कीजिए। सेकेंड टिप, एवरी डे बिफोर यू गो टू स्लीप 15 मिनट कम से कम 4 लाइन, हो सके तो 1 पेज लिखो। तो सिंपल प्रैक्टिस जो हमारे जनरेशन में छूट गया बिकॉज ऑफ मोबाइल रेवोल्यूशन, करेक्ट, वो है डायरी राइटिंग। एब्सोल्युटली। तो एक डायरी ले लो, एक पन्ना लिखो, जैसे कि आज मैंने क्या सीखा, आज मेरा क्या अनुभव था। बहुत सारे लोग उस जमाने में जब डायरी लिखते थे, इट वॉज ए स्ट्रेस बस्टर। करेक्ट। झगड़ा हो गया, ठीक है, तो लिख दिया। कुछ सीखा, वो लिख दिया। अब आप सोचो 30 दिन के बाद आपके 30 पेजेस है। जी। सच अ स्मॉल टिप। थर्ड वन, प्लीज डिस्कस विद ऑलरेडी पब्लिश्ड ऑथर्स। क्योंकि आपको लगता है कि मेरी किताब कौन पढ़ेगा, दैट इज नॉट योर प्रॉब्लम। करेक्ट। और जैसे आप बहुत सारे ऑथर्स को मिलोगे तो एक और कैटेगरी आपके पास आ जाती है, दैट इज कॉल्ड पब्लिशर। जी। एंड पब्लिशर कोई दुश्मन नहीं होता, वो आपका पार्टनर होता है। अगर उसके साथ बैठो, मेरे पास एक किताब का आइडिया है, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। जैसे ऑथर को पब्लिशर चाहिए, पब्लिशर को भी नए ऑथर चाहिए। वाओ, ये तो पहली बार सुन रहा हूँ सर। बिल्कुल, बिकॉज जैसे फिल्म, आज मैं समझो डायरेक्टर हूँ, मैंने 30 फिल्म बना दी है, मुझे हमेशा फ्रेश फेस लगता है, हीरो या हीरोइन, इजंट इट? ट्रू। एक नया स्टोरी लगता है। करेक्ट। और मैं आपको बताऊंगा कि यू विल बी सरप्राइज, मुझे ऐसे ऐसे ऑथर्स पता है, भगवान की कृपा से, यू नो, आई एम इंडियाज नंबर 1 बिजनेस ऑथर, ऐसा बड़े बड़े जो भी स्टेटमेंट्स है। बट उसके वजह एक फ़ायदा हुआ कि आई नो मेनी पीपल इन द ऑथर कम्युनिटी। और ऐसे ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट में इतने बड़े बड़े पोजीशन थे, वो रिज़ाइन करके फुल टाइम ऑथर बन गए। तो उनके फैमिली उनको बोल रही थी, अरे भैया इतना अच्छा पगार है, ये सब। तो वो बोल रहे, इट इज़ नॉट कि मुझे कोई ऑथर बनना है, मैं ज़्यादा पैसा कमा रहा हूँ। क्या बात है। इनफैक्ट आई टेल यू, इंडिया रीड्स। अभी यहाँ पे लिटरेसी वाला प्रॉब्लम नहीं है। आप देखोगे गरीब से गरीब आदमी न्यूज़पेपर तो पढ़ लेता है, बिल्कुल। तो पढ़ाई का प्रॉब्लम नहीं है। पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है, हम जितने पढ़ रहे हैं वो बाहर की किताबें ज़्यादा पढ़ रहे हैं। वी रिक्वायर मोर इंडियन राइटर्स, द रीडर्स मार्केट इज ऑलरेडी रेडी। तो बहुत बड़ा प्रोसेस है, लेकिन कम से कम मन में इच्छा रखिएगा और उस जो थॉट है, विचार को छोड़िएगा नहीं
you will be surprised your book can inspire generations to come. So true. And sir, to be very honest, I don't consider myself author. मैं 3 बुक्स लिख चुका हूँ और आज आपके श्री चरणों से, श्री कमलों से, कर कमलों से 4थी बुक का अनावरण हम करेंगे. देखिए, लेकिन 3 बुक हो चुका बोलते मैं ऑथर नहीं हूँ. नहीं सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, स्टिल मुझे नहीं लगता कि वो जो फाइन ट्यूनिंग जो आपकी बुक में मैं देखता हूँ और जो अच्छे और भी ऑथर्स हैं उनकी देखता हूँ, तो अभी भी लगता है कि, लेकिन मैं ये इसलिए भी बता रहा हूँ यहाँ पे कि दोस्तों, मैं जब है ना पहली बुक लिख रहा था तो मुझे पता था कि मैं नहीं हूँ अच्छा, लेकिन मुझे लिखनी है. और वो लिखने में आज 4थी आ रही है. अब वो कितनी अच्छी है वो तो मेरे ऑडियंस ही बता सकते हैं, लेकिन आई डोंट फील दैट आई एम एन ऑथर एज ऑफ नाउ. लेकिन फिर भी मुझे ये पता है कि मैंने जो सीखा है वो बुक में आ जाएगा, तो कल अगर मौत आ जाए तो भी वो जिंदा रहेगी मेरी थॉट. एंड द सेम थिंग सर इज सेइंग, राइट योर बुक. आपकी एक स्टोरी, आपका एक एक्सपीरियंस, आपका एक थॉट प्रोसेस है. सर, एक आखिरी सवाल लेता हूँ आज के इस इंटरव्यू में कि अगर राधा कृष्णन पिल्लई सर ऑथर नहीं होते, एजुकेटर नहीं होते, तो क्या होते? और राधा कृष्ण पिल्ले होते हैं. That's a very good. मैं सच बताऊं आपको, ये सब बहुत सारे जो मुखौटे ना, मास्क, ऑथर हूँ, स्पीकर हूँ, ट्रेनर हूँ, टीचर हूँ, ठीक है, बट घर पे जाओगे तो याद रखना सब भूलना पड़ेगा. सब भूलना पड़ता है. पहले आप इंसान हो, और अगर अच्छा इंसान बनना है तो आप एक आध्यात्मिक साधक हो. यू आर ए स्पिरिचुअल सीकर. Awesome. बाकी ये सब आएगा जाएगा. लेट मी टेल यू, ये जो नंबर गेम है ना, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, इट इज़ वेरी टेम्पररी. करेक्ट. जो रिकॉर्ड जो होता है, सो फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कहूँ मेरे पास आज 1 मिलियन फॉलोअर्स है, इट्स ओनली मैटर ऑफ टाइम, जो कल का जो बच्चा है उसके पास 10 मिलियन होगा. ट्रू. उसके बाद वाला जनरेशन के बाद मे बी 100 मिलियन होगा. आई डोंट नो, यू नेवर नो. तो इस नंबर गेम में, जो क्रिकेट के फील्ड में है, रिकॉर्ड्स हैव बीन मेड ओनली टू बी ब्रोकन. तो अगर उसमें चलोगे तो आपको ईर्ष्या होगी, आपको कंपटीशन में आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, एक स्ट्रेस आएगा. बिल्कुल. तो आप ना, जैसे आपने 4 किताब लिख दी, तो मुझे पता है कि आप में अभी और 40 आइडियाज़ और है. ट्रू. धीरे धीरे आ जाएगा, उसका भी समय होता है. लेकिन एक जो हमारे मन में, एंड मैं तो ये थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम को भी बोलूँगा, इसका जो प्रभाव है, वी हैव बीन ट्रेन्ड इन कॉम्पिटिशन नॉट कोलैबोरेशन. एंड यू कैनॉट कोलैबोरेट इन अ सिस्टम वेयर यू हैव बीन टॉट टू बी कॉम्पिटिटिव. करेक्ट. और कंपटीशन भी करना है तो अपने आप से करो. जी. जैसे आपके केस में भी होगा और मेरे केस में भी बताऊंगा. पहली किताब मुझे भी टेंशन आ गया था, लिखूंगा, कौन पढ़ेगा. चाणक्य कोई ऐसा कोई पहला कोई व्यक्ति नहीं है जिसके ऊपर किसी ने लिखा नहीं है. 4.5 साल लगे. अब मैं एक किताब 1 महीने में लिख सकता हूँ. क्या बात है. क्रिकेट पहली बार आप बैट पकड़ो तो कुछ नहीं है, कोच लगता है, वो लगता है, बट एक बार आपके बल्ला एकदम आ गया तो यू कैन प्ले इन एनी फॉर्मेट. टेस्ट क्रिकेट, T20, वनडे. तो कहना मतलब क्या है, शुरुआत वाला प्रॉब्लम है, स्टार्टिंग प्रॉब्लम है, जो सबको होता है, बट वंस यू आर इन द फ्लो, देन गॉड्स टेक ओवर द राइटिंग पार्ट ऑफ इट. सो ब्यूटीफुल. तो दोस्तों, ये आपने सुना राधा कृष्णन सर को, और जो बहुत ही छोटे 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 नुस्खे जो आपको देख रहे हैं. जैसे सबसे अच्छा मुझे लगा, आप साधक हो. अगर आप कुछ और नहीं हो तो आप साधक हो. आपका हमेशा ये प्रयत्न रहना चाहिए कि हम और अच्छे इंसान बन पाएँ. सच अ लवली थिंग सर. एंड मैं आपको बता दूं, जब से सर से मिला हूँ, मैं पहली बार सर से मिल रहा हूँ आप सभी के सामने. पढ़ा बहुत है उनको, सुना बहुत है उनके बारे में. मैं विशाल को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जिसके निमित्त जो नमित बने सर से मुझे कनेक्ट करवाने के. बट जो मैं सर आपके साथ चंद लम्हे बिताए, या 1-1.5 घंटे से हम जो साथ हैं, उसमें मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आई लव यू. I love you 2. I love you 3. I love you 4. 4थी किताब आ रही है. So nice, so nice. जाते जाते और कोई ऐसा गुरु मंत्र अगर आप देना चाहें तो. ये मेरे गुरु ने मुझे बताया. जी. देखो आजकल क्या हो रहा है, एक बड़ा प्रॉब्लम जो दुनिया भर में देख रहे हैं, और भारत तो दुनिया को कॉपी करता है. एक ज़माना था दुनिया भारत को कॉपी करती थी. तो यहाँ पे जो आजकल एक मेंटल हेल्थ पे जो प्रॉब्लम आ रहा है, इट्स कॉल्ड आइसोलेशन. करेक्ट. तो अमेरिका में, जैसे हम यहाँ पे बोले, बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम है क्लाइमेट चेंज. नहीं, आजकल बड़ा प्रॉब्लम है आइसोलेशन. जी. तो उसका एक गुरु मंत्र जो हमारे गुरु बताते थे, आपकी ज़िंदगी में कोई भी समस्या हो तो समस्या बड़ी नहीं होती, अपने आप से पूछो मेरे दोस्त कितने हैं. करेक्ट. तो चाणक्य ने कहा था, नेवर फाइट ए बैटल अलोन, टेक सम फ्रेंड्स अलोंग. हाउ वंडरफुल. नेवर फाइट अ बैटल अलोंग. अपना हेल्प मांगो, इसका मतलब आस्क एंड यू विल बी सपोर्टेड बाय द होल यूनिवर्स. दोस्तों,
बहुत ही प्यारी विजडम है एंड इस विजडम को हम कंटिन्यू करेंगे हमारे मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच में भी। आप मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच का वो एपिसोड जिसमें हमारे साथ राधा कृष्णन पिल्लई सर आए, अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी ध्यान से देखिए। और सारी कॉर्पोरेट चाणक्य एंड चाणक्य नीति से रिलेटेड जो भी बुक्स राधा कृष्णन सर ने लिखी है, आप उन सभी को पढ़ सकते हैं, amazon.com से ऑर्डर कर सकते हैं, आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। गूगल पे सिर्फ आपको कॉर्पोरेट चाणक्य या तो डालिए या फिर राधा कृष्णन पिल्लई डालिए, यू विल बी एबल टू सी ए लॉट ऑफ विजडम कमिंग इन। एंड दोस्तों ये विजडम वो है जो आपको राज करने में, लीडर बनने में, आपको अपना बिजनेस खोलने में, हर चीज़ में मदद करेगी। सर आपने इतने लोगों को इन्फ्लुएंस किया है और इस लेवल पे इन्फ्लुएंस किया है कि आई रियली सल्यूट यू फॉर डूइंग ग्रेट वर्क फॉर इंडिया एंड मेकिंग अस अ वंडरफुल नेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप जो जिस तरह से इंटरव्यू लिए, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज लिए भी हैं, बट यू बीन वन ऑफ द मोस्ट हम्बलेस्ट पर्सन आई एवर फाउंड इन द होल वर्ल्ड। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट फॉर दैट, थैंक यू। ऑलराइट दोस्तों, सो इस इंटरव्यू को फैला दीजिए, हर एक इंसान तक ये पहुंचे और उन सभी को ये इंस्पिरेशन मिले, क्योंकि मेरे गुरु ने हमेशा मुझे एक ही चीज़ सिखाई कि अगर तुझे कुछ चीज़ अच्छी लगी तो उसे बांट दे, अगर बांटेगा तो विद्या वो धन है जो बांटने से बढ़ता है। और अपने जीवन में हमेशा तू ऐसा ही करता जा, तो हम सब इसी को फॉलो करें, मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव एंड टेक केयर।